हेलो गाइस, आप लोगों का मेरे चैनल सनराइज अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है और इन ए का मास m1 है, बी का मास m2 है। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो u1 स्पीड से कहीं ट्रेवल कर रहा है और ऑब्जेक्ट बी जो है u2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ऑब्जेक्ट ए जो है ट्रेवल करते करते जाके बी से कोलाइड करता है, मतलब कि कोलिजन होता है। और जब कोलिजन होगा तो ए, ऑब्वियसली बात है कि ए जो है बी पे कोई फोर्स लगाएगा और बी जो है ए पे फोर्स लगाएगा। तो ए जो फोर्स बी पे लगाता है उस फोर्स को हम F1 कहते हैं और बी जो है फोर्स जो ए पे लगा रहा है उसको हम F2 कहते हैं। ठीक है। अब कोलिजन होगा तो वो लोग तो चिपके हुए तो नहीं रहेंगे, फिर अलग अलग चलने लगेंगे। तो कोलिजन के बाद उनका कुछ वेलोसिटी लॉस होगा। तो ये u1 से चल रहा था तो कुछ लॉस हुआ, तो मान लीजिए लॉस होने के बाद कितना बचा, v1 बचा। तो a जो है v1 से चल रहा है और b जो है लॉस होने के बाद v2 से चल रहा है। कोलिजन के बाद v1 और v2 उनका वेलोसिटीज है और कोलिजन से पहले u1 और u2 वेलोसिटी है। अब न्यूटन के थर्ड लॉ तो सबको पता ही होता है कि वो हर एक ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जब कोलिजन हो रहा है तो ये ए जो है बी पे F1 फोर्स लगा रहा है और बी जो है ए पे F2 फोर्स लगा रहा है। तो ये दोनों न्यूटन के थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे, इक्वल होंगे और अपोजिट। तो अगर आपको वेक्टर के बारे में कुछ पता हो तो जो फोर्स होते हैं वो अपोजिट फोर्स जो होते हैं उनको हम F2 से लिख के और उन्हें इक्वल टू मतलब इक्वेट कर सकते हैं। इसका मास कितना है, m2 है। मान लीजिए कि B जो है कोलिजन के बाद A2 एक्सीलरेशन से चल रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m2a2। ठीक है। और जो F2 किस पे लग रहा है, A पे लग रहा है F2 फोर्स। तो मास किसका लेंगे, A का लेंगे, माइनस इसका पहले से है और A का मास m1। और लेट कीजिए कि A जो है A1 एक्सीलरेशन से चल रहा है। अब आपको एक्सीलरेशन का डेफिनेशन पता होगा। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन टी। रेट के लिए t से डिवाइड करेंगे तो m2 हुआ, इसका मास हुआ और एक्सीलरेशन a2 था। तो लास्ट में वेलोसिटी कितना हुआ, b पे लग रहा है तो v2 हुआ वेलोसिटी, लास्ट फाइनल वेलोसिटी v2। और पहले b का कितना था वेलोसिटी, u2 था। तो v2 माइनस u2 अपॉन टी। लेट कीजिए कि सपोज कीजिए टी टाइम के लिए जो है ये मतलब ये लोग ट्रेवल करते हैं और इधर m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी। ठीक है ना। वही सेम एक्सप्लेनेशन, v1 लास्ट वेलोसिटी हुआ फाइनल और ये इनिशियल जो है u1, तो v1 माइनस u1 अपॉन टी। अब ये t और t कट जाएगा और इसको हम अंदर भेज देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। तो m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 v1 प्लस m1 u1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो m1 u1। अब हम इसको एक साइड लाते हैं। ठीक है। m1 u1 को उसी साइड रहने देते हैं और इधर वाले को m2 u2 को उधर ले आते हैं, इधर m2 v2 वाले को लाते हैं। m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब देखिए यहाँ पे पहले कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम कितना था, m1 u1 प्लस m2 u2। कोलिजन के बाद m1 v1 प्लस m2 v2। और यहाँ पे देखिए तो m2 v2 प्लस m1 v1, ये वाला कोलिजन के बाद वाला, इधर कोलिजन के पहले वाला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस m1 v1। अब देखिए तो आप समझ सकते हैं ना, कोलिजन के पहले वाला m1 u1 प्लस m2 u2, कोलिजन के बाद m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये वाला जो है हमारा हुआ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले। और ये वाला हुआ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देखिए तो अब हेंस प्रूफ हो गया कि नहीं। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जो है मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमने वो प्रूफ कर लिया, इसलिए हेंस प्रूफ